मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और देखिए, और मुझे मोटिवेट भी कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत आपके काम ज़रूर आ रही होगी। अगर फिर भी कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। शुरू करते हैं आज करंट अफेयर्स। तो 26 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जी ने पंजाब का दौरा किया। उन पंजाब के दौरे से रिलेटेड क्या कर स्ट्रेटेजी के बन सकता है वो देखते हैं। उपराष्ट्रपति जी ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। स्वर्ण मंदिर के दौरा करने में साथ साथ ही जलियांवाला बाग भी है, वहाँ का भी दौरा उन्होंने किया। और उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ श्री दुर्गियाना मंदिर का भी दौरा किया। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि श्री दुर्गियाना मंदिर कहाँ पर है? पंजाब में और अमृतसर। ठीक। अब स्वर्ण मंदिर से संबंधित कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो स्वर्ण मंदिर बनाया गया था, वो अकबर की ज़मीन पे बनाया गया था। अकबर ने ज़मीन दी थी, उस पर बनाया गया था, और उसका नाम रखा गया था अमृतसर, और ये नाम रखा था गुरु रामदास ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि गुरु रामदास ने अमृतसर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने बसाया था। किसने ज़मीन दी थी? अकबर ने ज़मीन दी थी। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शुरू किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का आरंभ किसने करवाया था, निर्माण का आरंभ? तो आंसर रहेगा गुरु रामदास ने। अब स्वर्ण मंदिर जो है वो वहाँ पर है अमृतसर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सिखों के पंच तख्त की, तो आपने अकाल तख्त नाम सुना होगा। अकाल तख्त ये नाम सुना होगा, और ये नाम अक्सर आता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए ही, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर ही अकाल तख्त को स्थापित किया गया था। और ये ध्यान रखना है कि अकाल तख्त को स्थापित करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद। ये ध्यान रखना है। अकाल तख्त को स्थापित करने वाले कौन थे? गुरु हरगोविंद। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 5 अकाल तख्त हैं सिखों के। कितने अकाल तख्त हैं? 5। 5 अकाल तख्तों में सबसे मुख्य कौन सा माना जाता है? अकाल तख्त साहिब, जो स्वर्ण मंदिर में है। किसने बसाया था? हरगोविंद जी ने। इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे कि तख्त श्री केशगढ़ साहिब, केशगढ़ साहिब कहाँ है? आनंदपुर, ये भी पंजाब के अंदर ही है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि खालसा का जन्म कहाँ हुआ? या तो आपको ध्यान रखेंगे तख्त श्री केशगढ़ साहिब से, या फिर याद रखेंगे आनंदपुर साहिब से। अगला, तख्त श्री दमदमा साहिब इसको दमदमा साहिब बीर भी कहते हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब कहाँ पर है? ये भटिंडा के पास, तलवंडी। ये भी ध्यान रखेंगे। तो देखो, अकाल तख्त कहाँ है? अमृतसर में। तख्त श्री केसगढ़ कहाँ है? आनंदपुर में, ये भी पंजाब में ही है। तख्त श्री दमदम साहिब कहाँ है? भटिंडा, ये भी पंजाब में ही है। तख्त श्री पटना साहिब, तो पटना साहिब आपने नाम सुना होगा। पटना साहिब कहाँ पर है? बिहार में। और पटना साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और 5वें तख्त हैं श्री हजूर साहिब, ये तख्त कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। तो 5 तख्त हैं। अकाल तख्त अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में, तख्त श्री दमदमा साहिब भटिंडा में, पटना साहिब बिहार में, और हजूर साहिब महाराष्ट्र में। तो आपको हजूर साहिब ध्यान रखना है, और आपको अकाल तख्त बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, अकाल तख्त किसने बनवाया था? गुरु हरगोविंद ने। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में ही एक दुर्गियाना झील है। उस दुर्गियाना झील के बीच में बना हुआ है दुर्गियाना मंदिर। तो ये भी ध्यान रखना, दुर्गियाना झील कहाँ है? पंजाबी अमृतसर में। और दुर्गियाना मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। अब दुर्गियाना मंदिर का एक छोटा सा फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य में पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में आए तो। ये ध्यान रखेंगे कि दुर्गियाना मंदिर का जो मूल मंदिर का निर्माण होता है 16वीं शताब्दी में होता है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि 16वीं शताब्दी में निर्माण होता है, लेकिन इसका दोबारा से निर्माण 1921 में कराया गया था सिख स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला के हिसाब से। और इसका उद्घाटन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में दुर्गियाना मंदिर है, जो आधुनिक रूप में बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती को मनाने की घोषणा की है।
श्री वल्लभ सूर्येश्वर जी कौन है? ये श्री वल्लभ सूर्येश्वर जी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आज़ादी के समय पर खादी और स्वदेश आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था। ये फिर पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान से वापस आए थे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये पहले पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान से जब वापस आए थे, वहाँ पर जब प्रताड़ना शुरू हुई तो जब वापस आए तो वे पैदल ही वापस आए थे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इनके जो भी योगदान है भारतीय इतिहास में और भारतीय आंदोलनों में, इनके योगदान के लिए और इनके अपने धर्म के योगदानों के लिए इनको जाना जाता है। इन्हीं के योगदानों के लिए अष्टधातु की स्टैचू ऑफ पीस, मतलब शांति प्रतिमा को राजस्थान में स्थापित किया गया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि राजस्थान में जो स्टैचू ऑफ पीस है वो किसके लिए है? श्री विजय वल्लभ सूर्येश्वर जी के लिए। तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में किसके लिए है? श्री वल्लभ सूर्येश्वर जी के लिए। या भी ये पूछा जा सकता है कि विजय वल्लभ साधना केंद्र कहाँ है? विजय वल्लभ साधना केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये भी ध्यान रखेंगे, विजय वल्लभ साधना केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। एक आगे देखेंगे। अब एक ये भी ध्यान रखना कि गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के अंदर रामानुजाचार्य स्टैचू ऑफ पीस को उद्घाटन किया था। अब ये भी कभी क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखना कि श्रीनगर में जो स्टैचू ऑफ पीस है वो किन के लिए है? रामानुजाचार्य के लिए। और विजय वल्लभ जी के लिए कहाँ पर है? राजस्थान में। ये ध्यान रखना। अब राजस्थान वाला जो है वो 151 इंच ऊंची स्टैचू की मूर्ति है। ये हैं श्री विजय वल्लभ सूर्येश्वर जी। बढ़ते हैं आगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके देश को बधाई दी है कि मतलब कल, कि भारत में 2 और नए समुद्री तटों को ब्लू बीच की श्रेणी में शामिल किया गया है, या बीच को ब्लू फ्लैग दिया गया है। अब ये ब्लू फ्लैग क्या है? जो तट विश्व में सबसे स्वच्छ और सुंदर माने जाते हैं, ये 33 मापदंड होते हैं। इसके 33 मापदंडों पर इनको मापा जाता है। तो 33 मापदंडों के आधार पर जो सबसे स्वच्छ समुद्री तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। भारत के अंदर अभी तक 10 थे, लेकिन इनको मिलाकर के अब संख्या हो गई है 12। और ये जो 2 द्वीप हैं, ये जो 2 तट हैं, ये एक है मिनिकॉय थुंगी और एक है कदमत। मिनिकॉय थुंगी और कदमत, और ये दोनों ही लक्षद्वीप के हैं। किसके हैं? लक्षद्वीप के। अब ये जो मैंने फोटो यहां पर दिखाया है ये मिनिकॉय थुंगी का है। मिनिकॉय थुंगड़ी का है। तो मिनिकॉय थुंगड़ी बहुत सुंदर द्वीप है, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। खैर, मिनिकॉय थुंगड़ी और कदमत बीच, इन दोनों को क्या मिला है? ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। तो ब्लू फ्लैग टैग का भी सबको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में ब्लू फ्लैग, भारत में ब्लू फ्लैग वाले समुद्री तटों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ये ध्यान रखेंगे। ब्लू फ्लैग टैग देता कौन है? एक संस्थान है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल, E फॉर एनवायरमेंटल, E फॉर एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो ब्लू फ्लैग्स बीच हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो 2 हमको याद हैं, मिनिकॉय और कदमत। ये कहाँ पर हैं? लक्षद्वीप में हैं। गोल्डन बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। शिवराजपुर बीच कहाँ है? ये ध्यान रखेंगे, गुजरात में है। शिवराजपुर बीच गुजरात में है। कप्पड़ बीच केरल में है। घोगला बीच द्वीप पर है। राधानगर बीच, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। राधानगर बीच ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। उसके बाद कासरकोड बीच कर्नाटक में है। ये दोनों ध्यान रखेंगे, ये दोनों कर्नाटक में है, कासरकोड और पदुबिद्री बीच। कासरकोड और पडुबिद्री बीच दोनों कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है। आगे रूसीकोड़ा बीच आंध्र प्रदेश में है। कोवलम बीच तमिलनाडु में है। और इंडन बीच कहाँ है? पांडिचेरी में। तो आपको जो ध्यान रखने हैं वो इंडन, पांडिचेरी जो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। राधानगर बीच अंडमान निकोबार और गोल्डन बीच उड़ीसा। हालांकि सभी पर निगाह एक बार डाल लेना। आगे बढ़ते हैं।
26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजराती नववर्ष की बधाई ट्वीट के माध्यम से दी। अब गुजराती नववर्ष कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। दीपावली के अगले दिन जो है वो मनाया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि दीपावली से अगला दिन गुजराती नववर्ष के तौर पर मनाते हैं। इस दिन को अपने पुराने बही खाते बंद कर देते हैं और नई बही खातों की शुरुआत करते हैं। गुजरातियों के अंदर ये प्रथा का प्रचलन है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, ऐसे ही गुजरात में दीपावली के बाद नववर्ष मनाया जाता है। तो यहां रखेंगे गुजराती नववर्ष कब आया है? 26 अक्टूबर 2022 को आया है। आगे एक बात और ध्यान रखनी है कि गुजराती नववर्ष को बेस्तु वर्ष भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्तु वर्ष। तो ये देखेंगे कृषि एवं वानिकी की 7वीं आसियान बैठक कब हुई है? 26 अक्टूबर को। और यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? भारत के कृषि मंत्री कौन हैं? नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। दक्षिण एशियाई देशों का ये सबसे प्रमुख ग्रुप है, सबसे प्रबल ग्रुप है, जो काफी बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कितने ग्रुप में सदस्य हैं? 10। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आगे देखो, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। कहां पर है इसका मुख्यालय? जकार्ता और इंडोनेशिया में, मतलब इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB की बैठक हुई है 26 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। कौन है वित्त मंत्री? श्रीमती निर्मला सीतारमन। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 26 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AIIB की बैठक में भाग लिया। अब इस बैठक की थीम क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसकी थीम है आपस में जुड़ी हुई दुनिया की ओर सतत अवसंरचना। आपस में जुड़ी हुई दुनिया की ओर सतत अवसंरचना। AIIB की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी? 2015 में बना था, एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, और इसको लागू किया गया, ये लागू हुआ 2016 से। तो AIIB की स्थापना 2015 के एग्रीमेंट के माध्यम से हुई और ये कार्य करना इसने प्रारंभ किया 2016 से, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना। अगला, काशी तमिल संगम कार्यक्रम। काशी तमिल संगम कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का एक परिकल्पित कार्यक्रम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका ही एक पहल है। और काशी तमिल संगम कार्यक्रम के अंदर काशी मतलब वाराणसी और तमिल दोनों संस्कृतियों को एक साथ मिला करके कई सारे प्रोग्राम्स उसके तहत कराए जाएंगे और दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, जिसकी पहल की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि काशी तमिल संगम कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि इस कार्यक्रम को कराने के लिए कौन से संस्थान इनको आयोजित कर रहे हैं? तो एक तो बनारस का BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और IIT मद्रास, तमिलनाडु का IIT मद्रास, IIT
मद्रास, ठीक है। ये आईआईटी मद्रास का फोटो है और ये बीएचयू का फोटो है। अब आईआईटी मद्रास से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट खबर और है, उसको कवर कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय और इम्पोर्टेंट भी है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसको दिया गया है? आईआईटी मद्रास को दिया गया है 2021 और 22 के लिए। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार आईआईटी मद्रास को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार कौन देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और काशी तमिल संगम कार्यक्रम कौन आयोजित करा रहा है? शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका और भारत दोनों सेनाओं के बीच आयोजित पहला त्रिसेवा अभियान। त्रिसेवा का मतलब तीनों सेवाएं, जल सेना, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है। तो ध्यान रखेंगे, टाइगर ट्रायम्फ किस किस के बीच है? भारत और अमेरिका के बीच है। कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और पहली बार ये अमेरिका और भारत के बीच में तीनों सेवाओं का अभ्यास है, त्रिसेवा अभ्यास है। एक बार पूरा कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है। देखो, हमने सबसे पहले टॉपिक उठाया है कि राष्ट्रपति पंजाब के दौरे पर गए थे, स्वर्ण मंदिर का उन्होंने दौरा किया था और श्री दुर्गियाना मंदिर का दौरा किया था। तो श्री दुर्गियाना मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गुरु रामदास के द्वारा। तो अमृतसर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? गुरु रामदास के द्वारा। अमृतसर शहर के लिए जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। कितने तख्त हैं सिखों के? 5 तख्त हैं, 5, जिनमें सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? अकाल तख्त को माना जाता है। कहाँ पर है? अमृतसर में है। जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर ही अकाल तख्त है। अकाल तख्त किसने स्थापित किया था? गुरु हरगोविंद ने। यह ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि खालसा का जन्म कहाँ हुआ था? या तो आनंदपुर साहिब में ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर केसगढ़ साहिब, तख्त केसगढ़ साहिब। तो तख्त केसगढ़ साहिब कहाँ पर है? आनंदपुर में। दमदम साहिब कहाँ पर है? बठिंडा में। पटना साहिब कहाँ पर है? बिहार में। और हजूर साहिब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दुर्गियाना मंदिर से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया था कि दुर्गियाना मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर है। 2021 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फिर मैंने आपको बताया था कि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी, इनकी 150वीं जयंती का घोषणा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। इनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इनका भारतीय आज़ादी में, स्वदेशी आंदोलनों में काफ़ी बड़ा योगदान है। मैंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के समय पर, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर प्रताड़ना के कारण वापस आए थे और ये पैदल ही चल करके आए थे। इनके द्वारा काफ़ी साहित्य रचनाएं भी की गई हैं और इनके द्वारा काफ़ी स्कूल भी बनाए गए हैं। 50 से ज़्यादा स्कूल, या शायद 80 से ज़्यादा स्कूलों की स्थापना इनके द्वारा की गई है। तो काफ़ी बड़ा योगदान भारतीय इतिहास में इनका है, भारतीय शिक्षा के लिए भी इनका काफ़ी योगदान है। इनके लिए, इनकी याद में स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? विजय वल्लभ साधना केंद्र। तो विजय वल्लभ साधना केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में। या स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ जी के लिए कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान में। 151 इंच ऊंची मूर्ति है। स्वामी रामानुजाचार्य के लिए स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थापित की गई है? श्रीनगर में। श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि मिनिकाय और थुंडी, मिनिकाय थुंडी, कदमत समुद्र तल, ये दोनों कहाँ पर हैं? लक्षद्वीप में हैं। वर्तमान में ब्लू फ्लैग टैग के कितने बीच हो चुके हैं भारत में? 12 हो चुके हैं, जिनमें से मैंने आपको ये लिखवाए हैं, इनको देख लेना, एक बार याद कर लेना। आगे, गुजराती नववर्ष इस वर्ष कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। हर बार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है। गुजराती नववर्ष को क्या कहते हैं? वेस्तु वर्ष भी कहते हैं। कृषि एवं वानिकी की 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के सह अध्यक्षता किसने की है? श्री नरेंद्र तोमर, जो कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं।
आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। कितने ग्रुप हैं इसके अंदर? 10 ग्रुप हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इसकी बैठक को में भाग किसने लिया भारत की तरफ से? भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। थीम क्या है? आपस में जुड़ी हुई दुनिया की ओर सतत अवसंरचना। AIIB के लिए एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में। इसने काम करना कब शुरू किया? 2016 से। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। अगला, काशी तमिल संगम कार्यक्रम। काशी और तमिल संगम का मतलब तमिलनाडु और बनारस। तमिल तमिल और बनारस संस्कृति, दोनों संस्कृतियों के मेल के लिए ये कार्यक्रम की पहल की गई है। किसके द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। भागीदारी कौन कर रहा है इसमें? मेजबानी कौन कर रहा है इसमें? IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और IIT मद्रास से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवर करते हैं कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? IIT मद्रास को दिया गया है। टाइगर ट्रायम्फ किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके सजेस्ट करें कि क्या कमी रह गई है। और अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल आपके काम का है, आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।